फ्रेश चैप्टर। चैप्टर का नाम तो लंबा चौड़ा दे रखा है, क्या दे रखा है? लॉज गवर्निंग टू डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सिंपल बोलूं तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, पूरा का पूरा डिपॉजिटरी एक्ट। फटाफट, ये क्या है, ये क्या बताते हैं हमें, इसमें बताओ जरा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब क्या है? जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम डिपॉजिटरी समझेंगे तो डिपॉजिटरी समझते वक्त कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से रेगुलेशंस है जो बीच में आएंगे, जिन्हें हमें समझना है। तो क्या समझेंगे? डिपॉजिटरी का पूरा एक्ट। नेक्स्ट क्या है? सेबी के रेगुलेशंस भी। मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो भैया सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बोल रखे, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिपॉजिटरीज कंपनी है, डिपॉजिटरी क्या है? कंपनी, उसके बायलॉज पढ़ेंगे कि क्या कैसे बायलॉज होते हैं। डिपॉजिटरी जब अपना बिजनेस करेगा, अपना काम करेगा, अपना धंधा करेगा, तो उसके क्या रूल्स हैं? कंपनीज एक्ट। डिपॉजिटरी क्या है? कंपनी है ना, तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो होगा। इंडियन स्टैंप एक्ट। अब डिपॉजिटरी शेयर्स में डील करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो शेयर ट्रांसफर होना तो भैया ट्रांसफर मतलब बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, तो बच्चा स्टैंप एक्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट पूरा का पूरा सेबी एक्ट भी आएगा, और क्या आएगा बच्चा? सेक्र एक्ट भी आएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें हम मिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है। इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है? दो। पहला क्या है बच्चा? एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल। इंडिया में मात्र अभी दो ही डिपॉजिटरी है, इसके अलावा कोई डिपॉजिटरी नहीं है। चलिए इन डिपॉजिटरी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं समझा रही हूँ किसके बारे में? एनएसडीएल के बारे में, ठीक है, आ जाइए। एनएसडीएल फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये कंपनी है। एनएसडीएल क्या बच्चा? एक कंपनी है। ये कंपनी फर्स्ट डिपॉजिटरी, एनएसडीएल सीडीएसएल में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? एनएसडीएल आया था। ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है ऑफ इंडिया विच कम इनटू एग्जिस्टेंस। कब आया था? 1995। देखो ये 1995 में आया, ये सब जनरल बातें बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो एनएसडीएल सबसे पहला डिपॉजिटरी है, ठीक। चलिए, एनएसडीएल वॉज प्रमोटेड बाय, एनएसडीएल प्रमोटेड बाय मतलब प्रमोटर, एनएसडीएल के प्रमोटर कौन कौन है? प्रमोटर जरूरी थोड़ी ना कंपनी, जरूरी थोड़ी ना इंसान हो, कंपनी भी हो सकती है। चलिए, एनएसडीएल प्रमोटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, शॉर्टकट में आईडीबीआई। एनएसडीएल को बनाने के पीछे कौन कौन था? आईडीबीआई था। नेक्स्ट कौन था? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पूरा पूरा जो ट्रस्ट है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं ना। तो बच्चा एनएसडीएल को बनाने के पीछे कौन कौन थे? आईडीबीआई बैंक, देन क्या बोल दिया? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कमेंस इट्स ऑपरेशन, कब ऑपरेशन में कब आया? 1996। अब एनएसडीएल के शेयर होल्डर्स कौन है? नेशनल स्टॉक्स, एनएससी की बात हो रही है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब बच्चा ये क्या होंगे? शेयर होल्डर भी तो होंगे, प्रमोटर है तो शेयर होल्डर भी होंगे। आईटीएस कंपनी को मैंने बनाया, आईटीएस कंपनी को मैंने बनाया, तो मैं ही प्रमोटर हूं और मैं ही क्या हूं? शेयर होल्डर। प्रमोटर हम तीन है, लेकिन शेयर होल्डिंग तो किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रमोटर है आईडीबीआई, यूनिट ट्रस्ट, देन ये क्या है बच्चा? एक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये प्रमोटर है, तो ये शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो शेयर होल्डर की लिस्ट लंबी चौड़ी है। एनएससी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एसबीआई, ठीक है, स्टेट एचडीएफसी बैंक, ठीक है, डिश, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ये सब पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि ये कंपनी है। डिपॉजिटरी क्या है बच्चा? डिपॉजिटरी कंपनी है जो डील करती है, किस में डील करती है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में। डिपॉजिटरीज ने एक्चुअल में सारे के सारे शेयर्स को क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, सीडीएसएल फुल फॉर्म सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये बाद में आया, कब आया? 1999 में आया। चलिए, देन सीडीएसएल प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसडीएल में क्या था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था। इसको लाने वाला प्रमोटर कौन है? कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ज्वाइंटली लीडिंग बैंक्स, साथ में कौन कौन बैंक है इसके साथ? एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब पूरी क्या है? प्रमोटर की लिस्ट। और बाजू में क्या है? शेयर होल्डर की लिस्ट। तो इन शॉर्ट एनएसडीएल सीडीएसएल दो डिपॉजिटरीज है इन इंडिया। चलिए, तो अब थोड़ा सा ना डिपॉजिटरी का कंसेप्ट समझेंगे। पहले ये कंसेप्ट समझ लो ताकि फिर चैप्टर पढ़ने में थोड़ी सी हो जाए आसानी। आइए, सबसे पहले ये एक आपकी कंपनी है, ये आपकी क्या है बच्चा? कंपनी। कंपनी को ना अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, कंपनी को अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिस रजिस्टर में वो क्या लिखती है? सारे के सारे मेंबर की लिस्ट, ठीक है। चलिए, आईटेक्स एक कंपनी है, आईटेक्स एक कंपनी है। इस कंपनी ने अपनी एक रजिस्टर रखा,
जिस रजिस्टर में क्या उन्होंने लिखा, मेंबर का नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, है ना। मेंबर के रजिस्टर को रजिस्टर ऑफ मेंबर बोल दिया। तो हर कंपनी को अपना मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, क्लियर है। सीएस को ध्यान रखना है कि भैया मेंबर का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, डन। चलिए, अब हुआ क्या, इस कंपनी को क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट होना है। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट होना है तो शेयर्स को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कंपनी अपने रजिस्टर में सारे मेंबर्स का नाम लिखती है, लेकिन उसने क्या किया, डिपॉजिटरीज के पास गई। किसके पास गई बच्चा, डिपॉजिटरीज। इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है, 2। कंपनी की मर्जी है, जैसे कंपनी की मर्जी है ना कि बॉम्बे में भी जाके लिस्ट कर सकती है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों में भी जा सकती है मर्जी। ऐसे ही कंपनी की मर्जी है कि दोनों में से किसी भी डिपॉजिटरी के पास जाए, एनएसडीएल या सीडीएसएल, किसी एक के पास जाएगी और उनके साथ क्या करेगी, अग्रीमेंट। कंपनी एंड, चलो एनएसडीएल ले लेते हैं, एनएसडीएल के बीच में क्या हो रहा है बच्चा, अग्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, अग्रीमेंट हो रहा है। किस चीज का अग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी ने अपना एक जंबो सर्टिफिकेट दिया कि भैया हमें 1 करोड़ का इशू लाना है। कितने का लाना है, 1 करोड़ का इशू लाना है। 1 करोड़ का जो इशू लाना है, अग्रीमेंट किया एनएसडीएल को, फिजिकल फॉर्म में दे दिया जंबो सर्टिफिकेट। एक जंबो सर्टिफिकेट, एक बड़ा सर्टिफिकेट जिसमें लिखा है कंपनी के 1 करोड़, आईटेक्स कंपनी के 1 करोड़ के जो शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है, एनएसडीएल के पास है। एनएसडीएल तुम इसे क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो। तुम इसे क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसी के एक के पास जाकर हमने कह दिया, हमने किसके पास जाकर किया, एनएसडीएल के पास। यहां तक चीजें क्लियर है। अब फिजिकल सर्टिफिकेट मैंने किसके पास डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटरी के पास। इसका नाम डिपॉजिटरी क्यों रखा गया है, क्योंकि फिजिकल शेयर्स डिपॉजिट रखते हैं, समझ में आया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब शेयर्स आ गए हमारे पास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स स्टॉक मार्केट में जाएंगे और डील होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब कंपनी ने शेयर्स किसको दिए, आईटेक्स कंपनी ने शेयर्स किसको दिया, एनएसडीएल को दिया। कंपनी ने बोला मेरा एक रजिस्टर है जिसमें मैं सारे मेंबर का नाम लिखता हूँ, जिसमें मैं सारे मेंबर का नाम लिखता हूँ। तो इस कंपनी ने अपना एक रजिस्टर मेंटेन किया जिसमें रॉकी सर का नाम लिखा, अभिषेक सर का नाम लिखा, पिंकी मैम का नाम लिखा, हम तो मेंबर है, ठीक है। और फोर्थ एनएसडीएल का नाम लिखा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि कंपनी ने तो शेयर्स किसको दिए है, एनएसडीएल को दिया है, डिपॉजिटरी को दिया है। तो इस डिपॉजिटरी का नाम लिखा, लिखा पक्का। अब रॉकी सर क्या है, मेंबर है। अभिषेक सर क्या है, मेंबर है। पिंकी मैम क्या है, मेंबर है। और बच्चा एनएसडीएल क्या है, मेंबर ही है। लेकिन 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 जब मीटिंग होगी तो बच्चा हम तीनों तो वोट करेंगे, क्या एनएसडीएल वोट करेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो भैया, ये तो क्या है, इसे हमने ओनर बनाया है, इसको हमने ओनर बनाया है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए ओनर बनाया है। एक्चुअल में तो ओनर कौन है, जो स्टॉक मार्केट से आईटेक्स के शेयर्स खरीदेगा। बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि रजिस्टर में इसका नाम लिखा है, इसलिए इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। इसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। क्या बात समझ में आ रही है। कंपनी ने अपने मेंबर के रजिस्टर में एनएसडीएल का नाम लिखा क्योंकि उसने 1 करोड़ का इश्यू उसको दिया। अब स्टॉक मार्केट में जो जो खरीदेगा वो बिकता जाएगा। तो जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनका नाम क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर। उनका नाम क्या होता है बच्चा, बेनिफिशियल ओनर। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो 2 ओनर बन गए हैं, एक ओनर है रजिस्टर्ड ओनर, दूसरा है बच्चा बेनिफिशियल ओनर। ये इन्वेस्टर आप हो, ये इन्वेस्टर क्या हो बच्चा, आप हो। आपने स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदे, आपने कहां से खरीदे, स्टॉक मार्केट से। लेकिन कंपनी ने अपना फिजिकल शेयर किसके पास डिपॉजिट किया, डिपॉजिटरी के पास, एनएसडीएल। ये एनएसडीएल क्या है, ये एनएसडीएल क्या है, रजिस्टर्ड ओनर। अब पूरे चैप्टर में बार बार आएगा रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर मतलब कि एनएसडीएल या फिर सीडीएस है, जिसके पास कंपनी ने अपने जो फिजिकल शेयर है वो डिपॉजिट किए। बात समझ में आ गया। इसका नाम रजिस्टर्ड ओनर क्यों हुआ, क्योंकि रजिस्टर में इसका नाम है। किसके रजिस्टर में, कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में। जहां पे नॉर्मल मेंबर्स का नाम है तो यहाँ एनएसडीएल का भी नाम आ गया, लेकिन ये बस रजिस्टर्ड ओनर कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है, पक्का। चलिए, अब होगा क्या, बेनिफिशियल, तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम्हें क्या करना है बच्चा, मार्केट से शेयर्स खरीदना है, आर्टिस्ट कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने, तो आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाओगे, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट खुलता कहाँ है, डिपॉजिटरी के पास। ये डीमैट अकाउंट खुलता कहाँ है, डिपॉजिटरी के पास। लेकिन ये खोलने वाला बीच का एक ब्रोकर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जरोदा का नाम तो सुना ही होगा। जरोदा के पास हम गए, हमने कहा भैया हमारा डीमैट अकाउंट खोल दे, हम इन्वेस्टर है, ठीक है। तुमने जरोदा के पास डीमैट अकाउंट खुलाया, एक्चुअल में ये जरोदा के पास नहीं खुलता है, ये कहाँ खुलता है, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल सीडीएसएल के पास। लेकिन ये एजेंट होते हैं, ये
डिपॉजिटरी हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या हो गया बच्चा, एजेंट। प्रिंसिपल के पास अकाउंट खुलता है, लेकिन ये डिपॉजिटरी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जरोधा क्या हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो इन्वेस्टर के लिए डीमैट अकाउंट खोलकर दे रहा है। बात समझ में आ गई। अब इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोलेगा भैया मेरे शेयर इधर से उधर कर दे, खरीदना बेचना जो भी व्हाटएवर जरूरत से आप करोगे, ग्रो ऐप से करोगे, ये सब क्या है बच्चा, सब डीपी है, सब क्या है बच्चा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बात समझ में आ रही है। अब डिपॉजिटरीज कह रहा है भाई डेली के इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो डिपॉजिटरीज ने, एनएसडीएल सीडीएसएल ने अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन किया, अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन किया। क्या ये बात समझ में आ रही है। कंपनी के पास भी एक रजिस्टर था, कंपनी के पास जो रजिस्टर था उसमें किसका नाम था, डिपॉजिटरी का, इसीलिए डिपॉजिटरी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। अब डिपॉजिटरी अपने पास पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, जिसमें जितने भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी नाम की एंट्री करेगा। भैया मैंने तो डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट किया और पूरी अपना सरदर्द उसको दे दिया। सरदर्द क्या है बच्चा, डेली के इन्वेस्टर जो बदलते जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना। बात समझ में आ रही है। तो ये सरदर्द, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड कौन कर रहा है बच्चा, डिपॉजिटरीज। तो डिपॉजिटरी अपने रजिस्टर में लिखता है कि भैया मेरे मेरे ये है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर वो ओनर होता है जो किसके रिकॉर्ड में पाया जाता है, डिपॉजिटरीज के। रजिस्टर्ड ओनर वो ओनर होता है जो इसके रिकॉर्ड में बताया जाता है, कंपनी के। क्या बात समझ में आ गई। तो ये पूरी की पूरी कहानी समझो। तो होता क्या है पूरा सिस्टम, तो सिस्टम ऐसा है कि सबसे पहले कंपनी शेयर इशू करती है, और कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले जाकर डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करती है। किसी एक के साथ ही करेगी, दोनों के साथ नहीं करेगी, दोनों का काम एक ही है जब, ठीक है। एनएसडीएल के साथ अग्रीमेंट कर लिया, तो क्योंकि कंपनी ने अपने रजिस्टर में एनएसडीएल का नाम लिख दिया, तो अब कंपनी अपने रजिस्टर में जब नाम लिखेगी तो कैसा लिखेगी, रजिस्टर्ड ओनर। फिर डिपॉजिटरी अपने अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर का नाम मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कंसेप्ट समझ में आए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, आओ डिपॉजिटरी सिस्टम का काम कैसे करता है। हाँ, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बस मार्केट में आप क्या कर रहे हो, शेयर्स खरीद बेच रहे हो, प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ, रुको, बिल्कुल। ये एनएससी है, ये कंपनी है और ये इन्वेस्टर है, डन, ठीक है समझो। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, सिंपल बोलूं तो ये क्या है बच्चा, एक मार्केट जहां पे शेयर्स खरीदा और बेचा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यस। अब कंपनी बोल रहा है कि रुको, एनएससी में आने से पहले तुम्हें अपने शेयर्स क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स सबसे पहले आप एक कंपनी आईटेक्स, मुझे अग्रीमेंट करना है किसके साथ, एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ जाके करूंगी, ठीक है। ब्रोकर्स को पकड़ूंगी, डीपी को पकड़ूंगी, मर्चेंट बैंकर को पकड़ूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। मतलब मैं ऐसे ही मार्केट में नहीं आ सकती, मार्केट में आने के लिए, क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है। पहले शेयर्स क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नहीं तो क्या खरीदोगे बेचोगे, फिजिकल थोड़ी ना हो पाएगा। यहाँ आपने खरीदा किससे, जरोधा क्या है, जरोधा ही एनएससी में आपको लेकर गया है। बात समझ में आई। क्या ये बात समझ में आ रही है। आपका डीमैट अकाउंट आपको लग रहा है कि कहां पर है, जरोधा निकला है, आपके लिए जरोधा बस है। एक्चुअल में जरोधा ये सारी फैसिलिटी आपको दे रहा है जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। अभी अंदर की बात बिंगा सीएस आप सीख रहे हो, रुको रुको रुको। जरोधा क्या कर रहा है, लेकिन कंपनी के शेयर्स रिलायंस के खरीद पा रहे हो, मतलब रिलायंस ने सारे पहले काम कर लिया है ना। रिलायंस ने पहले क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ अग्रीमेंट कर लिया, ये शेयर्स इसने मार्केट तक पहुंचा दिए, मार्केट में शेयर्स मिल रहे हैं, मार्केट में शेयर्स मिल रहे हैं। आपने जरूरतों को पकड़ा, बोला भैया रिलायंस के शेयर्स दे, खत्म। मतलब अंदर की कहानी ये है कि कंपनी ने पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज कर रखी है ना, सीएस ने तो पहले ये सारे काम करवा के रखे हैं, आपको तो बस पका पकाया खाना मिल रहा है। यस, ये मार्केट है, ये मार्केट है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन है जहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट ऐसे ही आ जाता है क्या, तुझे तेरा माल, रुको रुको रुको, पापा की दुकान, मस्त माल मार्केट में लेकर आना है, अमेजोन में क्या करेंगे बताओ, अमेजोन में बेचने के लिए लाना है अपन को, तेरा तो होलसेल का काम है ना, लेकिन मेरे अमेजोन में लाना है। हाँ ठीक है, इंडिया मार्ट में जा रहे तो क्या करना होगा,
रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन क्या है बच्चा, कि भाई आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिखने के लिए। तो ये मार्केट है। जीरोधा एक छोटा सा ब्रोकर है जो बीच में बस आपकी पूरी तरीके से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी मैं इन्वेस्टर, तुम इन्वेस्टर के एंड से देखो, मैं कह रही हूँ तुम कंपनी हो, तुम कंपनी के एंड से देखो ना। बीइंग अ सीएस आपको क्या देखना है, आप बार बार इन्वेस्टर बन जा रहे हो, क्योंकि बीइंग अ इन्वेस्टर आपने जीरोधा ऐप चलाया है, ग्रो ऐप आपने चलाया है, यही हो रहा है ना। जब आप ग्रो ऐप में शेयर्स देख रहे हो तो ये आपको दिखा रहा है, ये स्टॉक मार्केट में ही आपको लेकर जा रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स दिख कैसे रहे, अब कंपनी की तरफ हो जाओ। हाँ, तो तुम एक तरफ कंपनी के अंदर बनो ना, तुम कंपनी के सीएस हो। तुमने पहले एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट, ये रजिस्ट्रेशन करवाया तुमने, और ये रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज है। बात समझ में आ रही है। तुम एक्चुअल में कभी इस तरह से देखते हो और कभी कंपनी बन जाते हो, समझ रहे हो। दोनों तरीके से एक बार सोच के देखो, ठीक है। फंस जाते हो इन्वेस्टर बन के या फिर कंपनी बन के, और ज्यादातर तुम लोग फंस रहे हो इन्वेस्टर बन के, क्योंकि बीइंग अ इन्वेस्टर तुमने मार्केट देखा है। अब बीइंग अ कंपनी देखो। ऑब्वियसली यही खुद देंगे। कंपनी को देना है बोनस शेयर्स, कंपनी को क्या देना है, बोनस शेयर्स, कंपनी को देना है डिविडेंड। भैया हम तो इन्वेस्टर को देंगे, हाईटेक्स कंपनी। अब हाईटेक्स कंपनी कह रही है भैया हमारी कंपनी में तो भैया 4 लोग का नाम लिखा है। वो 4 लोग कौन है, रॉकेट सर, पिंकी मैम, अभिषेक सर, और एक क्या है, रजिस्टर ओनर। क्या रजिस्टर ओनर एनएसडीएल को डिविडेंड देंगे क्या, नहीं। ये कहेगा कि भैया एक रिकॉर्ड डेट होती है, क्या होती है, बुक क्लोजर। मतलब हमने एक दिन निकाल लिया, हमने बोला कि भैया 3 3 ऑफ फरवरी से लेके 5 ऑफ फरवरी, मर्जी है ना। कंपनी ने डिसाइड किया, इस कंपनी ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि भैया 3 से 5 के बीच में जितने इन्वेस्टर्स होंगे उनको मिलेगा डिपॉजिटरी। मुझे पता डिपॉजिटरी, इनके पास रिकॉर्ड मेंटेन है बेनिफिशियल ओनर का। इनको बोलेंगे 3 तारीख से 5 तारीख तक जितने इन्वेस्टर्स थे उनकी लिस्ट मुझे दे। वो लोग एलिजिबल है डिविडेंड के लिए, वो लोग एलिजिबल है बोनस शेयर्स के लिए, वो लोग एलिजिबल है राइट इशू के लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये डिपॉजिटरी छोटे छोटे ड्यूरेशन में क्या करता रहता है, कंपनी को रिकॉर्ड भेजता रहता है। कंपनी उस रिकॉर्ड को ही देखकर इन्वेस्टर्स को अपने फायदे पहुंचाती है। और मीटिंग में बुलाना है, वोटिंग करवानी है, तो कौन से इन्वेस्टर्स को बुलाए भाई, कौन से मेंबर्स को बुलाएं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस डेट तक वो एक डेट डिसाइड करेंगे, उस डेट में इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएंगे, आप आओगे वोट देने। बात समझ में आई, पक्का। और पूछो। उनको नहीं कंसीडर करेंगे, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो तो अब मेंबर बने ही नहीं पाए ना। बिल्कुल खरीदते, बेच भी दिया, बेच भी दिया। हम्म। वही तो मैं कह रही हूँ, एक डेट डिसाइड करी जाएगी ना, उस डेट से हम मानेंगे, उस डेट में जितने लोग आएंगे उन सबको जाएगा। और मेंबर्स फिर बहुत सारे होते हैं। हम्म। हम्म। हाँ, 50 जो होल्डिंग है हम उन्हीं को पकड़ेंगे ना भाई। हमारा पर्पस क्या है, जो मेंबर, जो कंपनी का सगा है ना, जो खरीद बेच रहा है वो कंपनी का सगा है क्या, उसे तो भैया बिजनेस करना है, उसे थोड़ा ना कंपनी की मीटिंग में आके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। समझ रहे हो। तो एक डेट फाइनल की जाती है, उस डेट में जो मेंबर होगा उसको बोला जाएगा, और बुलाया जाता है, हर कोई थोड़ा आता है, ना है ना है। अगर वो इंपॉर्टेंट समझता है इस मैटर को तो आके डिसीजन वोटिंग करने आएगा, नहीं समझता मत आए। हम्म। भेजना पड़ेगा। हम्म। गुड। वापस वापस, थोड़ा जल्दी स्विच कर लिया करो, है ना, आ जाओ नलाए। हाँ। हाँ। डेट, बस हम ये देखेंगे कि आपकी होल्ड, जो एक ही दिन में इंटर ट्रेडिंग करे, ये हमारे मेंबर्स होते ही नहीं है। पहली बात तो ये सुन लो। नहीं मानेंगे, उसे हम मानेंगे ही नहीं भाई। ये तो ना मेंबर है, मेंबर कौन होते हैं भाई, जो कंपनी के सगे हो, जो होल्ड करके रख रहे हो। एक इन्वेस्टर होता है, एक ट्रेडर, ट्रेडर को तो हम गिन ही नहीं रहे। तुम लोग तो ट्रेडर की बात कर रहे हो। हाँ, इन्वेस्टर, ट्रेडर। हम कह रहे भैया इन्वेस्टमेंट भी किया तो एक ड्यूरेशन होगा उसका पक्का, तो हम उनको बुलाएंगे। ठीक है, तो उसके पूरे क्राइटेरियाज होते हैं। समझ में आया, पक्का। चलो, अब पूरा का पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है। जो भी कंपनी क्या होने जा रही है, लेस। जो भी कंपनी क्या होने जा रही है, लेस। सबसे पहले पकड़ के किसके साथ अग्रीमेंट करेगी, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करेगी। अब वो मर्जी है, एनएसडीएल सीडीएसएल जिसके साथ करना है कर लो। करने के बाद वो क्या करेगी,
सारे फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करेगी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब डिपॉजिटरी के अंदर होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट, यही फैलेंगे पूरी इंडिया में, क्योंकि भैया 2 ही डिपॉजिटरी है ना, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फैलेंगे, ठीक है। और क्या करवाएंगे, पकड़ पकड़ के इन्वेस्टर का क्या करवाते हैं, डिमैट अकाउंट ओपन करते। आफ्टर डिमैट अकाउंट ओपन इन्वेस्टर कैन गिव द इंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग की, भैया तुम ये शेयर्स हमारे खरीद के इसमें डालो, ठीक है। वो ज़रोधा ऐप, वो ग्रो ऐप आपसे ये सारे काम करवाते, और स्टॉक मार्केट में आपके जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो जाते। ये है पूरा का पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या समझ में आया डिपॉजिटरी क्या होता है, पक्का। अब आओ और गहराई में जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिपॉजिटरी पत्रक, इन सारी बातों को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन सब इधर घिसी पिटी बातें हैं, पूरा कंक्लूजन क्या है समझो। क्यों आया डिपॉजिटरी, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, वेरी गुड। पहला प्रॉब्लम बैड डिलीवरीज, और क्या लिखा है, डिले ट्रांसफर। शेयर्स मुझे बेचना है, ठीक है, पैसे ले लिए, शेयर सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, पोस्ट से स्पीड पोस्ट भी 3-4 दिन लगा ही रहा है, कब पहुंच रहा है, पैसे मिल गए भेजा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नाटक होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, एक्सटेंसिव मैनुअल पेपर वर्क, पेपर ही वेस्ट हो रहे, स्टोरेज मैनेजमेंट इशू, कितना स्टोर करके रखे, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, जिस कारण से डिपॉजिटरी सिस्टम आया। डिपॉजिटरी सिस्टम कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है। जैसे बैंकों की बात करते बच्चा, आज के टाइम पे कोई कैश में इतना ज्यादा डील कर रहा है क्या, ठीक है। बिजनेसमैन की अलग है बात है, वो लोग टैक्स चोरी करना चाहते हैं तो वो लोग ऑनलाइन दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अदरवाइज हम कहेंगे, हम सफर में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, क्या कैश होल्ड करना पसंद करते हो, क्या रखना पसंद करते हो, ऑनलाइन जमाना है, ठीक है। तो बस ये कह रहे कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या बचा, डिपॉजिटरीज। तो रोल ऑफ डिपॉजिटरी क्या बचा, होल्ड सिक्योरिटी क्या, इलेक्ट्रॉनिक। प्रोसेस ट्रांजैक्शन थ्रू पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट से मतलब कौन है, डीपी से। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यही बात आपको जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों डिपॉजिटरी एक्ट आया, डिपॉजिटरी एक्ट बनाया क्यों, समझ में आ रहा है। पेपर वर्क से बचने के लिए, मैनेजमेंट इश्यू से बचने के लिए, बैड डिलीवरी से, डिले ट्रांसफर से, ये सारी प्रॉब्लम से इन्हें ठीक कर कर आया, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ घिसी पिटी बातें कर रहा है। आ जाओ ओवरव्यू। ओवरव्यू आपको पहले ही दे चुकी है, इसलिए आपको काफी कुछ चीजें रिपीट दिखेंगी। आ जाओ डिपॉजिटरी सिस्टम का ओवरव्यू। डिपॉजिटरी आर द इंस्टीट्यूट्स, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या करते हैं बच्चा, सिक्योरिटीज क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, किस फॉर्म में, डीमटेरियलाइज फॉर्म, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक। प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, डीमैट सर्विसेज। डीमैट शॉर्टकट है, फुल फॉर्म क्या है, डीमटेरियलाइजेशन। डीमैट क्या शॉर्टकट है, डीमैट सर्विस मतलब क्या, डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं। डिपॉजिटरीज के पास डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ज़रोधा के पास नहीं, ज़रोधा ओपन कर कर देता है। बात समझ में आ रही है, टू द इन्वेस्टर थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बात समझ में आ रही है। चलिए, टू डिपॉजिटरी इन आर कंट्री, एनएसडीएल और सीडीएसएल। लेकिन ये एनएसडीएल सीडीएसएल कुछ नहीं कर सकती अपने एजेंट के बिना। वो एजेंट कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ईच डिपॉजिटरी, हर एक डिपॉजिटरी के पास उसका एक डीपी रजिस्टर्ड होता है। जो डीपी रजिस्टर्ड होते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी सर्विसेज क्या, अकाउंट ओपन करके देना, उस अकाउंट को मेंटेन करना, शेयर्स उसमें एक्सेट्रा। अभी हम बहुत सारी लिस्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू। सेम एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है, इंडिया में 2 ही अभी। चलिए, अ डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटी। अब एग्जांपल दे देंगे, रिपीट है, एग्जांपल देके बता रहे हैं। इनके पास सिक्योरिटीज में क्या होता है, सिक्योरिटी की लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिक्वेस्ट इन्वेस्टर थ्रू दी रजिस्टर्ड। ये सारे के सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही तो करके दे रही है आपके। रिपीट, अब यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेशन मिलेंगे। डिपॉजिटरी एक तरीके से बैंक की तरह, हमने बैंक को क्या दे दिया, फिजिकल शेयर्स दे दिए, फिजिकल पैसा दे दिया। हम क्या करते हैं, कैश उठा के बैंक में देते और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे अकाउंट में डाल देते, यूज करो, ठीक। इन्वेस्टर क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे बैंक के पास जाके अकाउंट ओपन करते हैं, पैसा रखते हैं, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिटरी बस डीमैट अकाउंट ओपन करके वहां पे सिक्योरिटीज रख रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, शेयर सर्टिफिकेट बिलोंग टू इन्वेस्टर आर दी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, अब देखो ये समझ में आ रहा है, क्या लिखा उन्होंने, कौन होता है ये बेनिफिशियल ओनर, बताओ। एक्चुअल में इन्वेस्टर, एक्चुअल में ये वोट करने आएंगे, एक्चुअल में इन्हें डिविडेंड मिलेगा, एक्चुअल में इन्हें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है बेनिफिशियल ओनर। एक रजिस्टर्ड ओनर होता है और एक बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर वो होता है जो
कंपनी के रजिस्टर में होता है, जो हमेशा कौन होगा, या तो एनएसडीएल होगा या तो सीडीएसएल होगा। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में मेंटेन होगा, जो एक्चुअल में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, पक्का, ये टर्म आएंगे तो समझ में आना चाहिए। चलो, कॉन्सिक्यूनेंट कंपनी के जो रजिस्टर में होता है, डिपॉजिटरी देखो ये लिखा उन्होंने रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर। डन। नेक्स्ट, डिपॉजिटरीज डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। डिपॉजिटरी के पास वोटिंग राइट नहीं होता, क्यों? वो तो बस क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए रजिस्टर्ड ओनर बना है। क्या इसके पास वोटिंग राइट होगा? क्या इसको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, राइट शेयर्स मिलेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला। जो सब मिलेगा वो किसको मिलेगा? बेनिफिशियल ओनर। इन्वेस्टर समझने के लिए से इन्वेस्टर बोलेंगे, लेकिन उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द राइट्स एंड बेनिफिट्स सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटीज। जब सारे फायदे बेनिफिट्स इसके, तो नुकसान भी इसके। कल को अगर वाइंड अप होगा कंपनी का, कंपनी खत्म हो रही है, तो नुकसान किसका हो रहा है? इन्वेस्टर का हो रहा है, बेनिफिशियल ओनर का हो रहा है। तब थोड़ा रजिस्टर्ड ओनर का कुछ हो रहा है। डन। चलिए, फिर क्या बोल रहा है? आईपीओ फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू, कन्वर्जन, बोनस, मर्जर, अमलगमेशन, सब डिविजन, कंसोलिडेशन विदाउट मूवमेंट ऑफ द पेपर। इन सब में कुछ भी पेपर वर्क नहीं लगने वाला, क्योंकि सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सेविंग बोथ, क्या बचा रहा है? कॉस्ट भी बचा रहा है, बचा टाइम भी। ये डिपॉजिटरी का फायदा बताया इन्होंने। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी सिस्टम लिंक करता है इशू कॉर्पोरेशन, मतलब वो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, किस किस को लिंक करता है? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सब एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए, सब एक दूसरे से अग्रीमेंट करते हैं। डिपॉजिटरीज प्रोवाइड वेरियस सर्विस। डिपॉजिटरी बहुत सारी सर्विसेज, बाहर जाके बात करो बच्चा। डिपॉजिटरी प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज, लाइक अब उन्होंने बताना चालू किया, अकाउंट ओपन करना, देन डीमटेरियलाइजेशन, ट्रेड का सेटलमेंट, एडवांस फैसिलिटी दैट वाज प्लेजिंग। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को गिरवी रख सकते हो, प्लेज रख सकते हो? हाँ, रख सकते हो। ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, प्लेजिंग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिक्योरिटीज टू द अलॉटी इन केस ऑफ द पब्लिक इशू एक्सेट्रा। यहाँ इन्होंने कहा ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो एक नॉर्मल जैसा होते हैं। डिपॉजिटरी कैन नॉट एक्ट एज अ डिपॉजिटरी अनलेस वो क्या ना कर ले, सेबी को अपने पास रजिस्टर करके सर्टिफिकेट ना ले ले। जनरल बात, ये वाला ही पॉइंट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिपॉजिटरी अंडर सेबी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट बोथ रेगुलेटेड बाय सेबी। समझो, डिपॉजिटरी हो चाहे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दोनों को दोनों सेबी ही रेगुलेट करता है। सेबी किस पे नजर रखता है? डिपॉजिटरी में भी और उसके पार्टिसिपेंट में, प्रिंसिपल में भी और उसके एजेंट में भी। समझ में आया? ये एक ओवरव्यू उन्होंने बताया, जो ओवरव्यू अपन समझ चुके हैं। क्या रजिस्टर्ड ओनर समझ में आता है? बेनिफिशियल ओनर समझ में आता है? डिपॉजिटरी का नाम डिपॉजिटरी क्यों है, बताओ जरा। फिजिकल शेयर वही डिपॉजिट करता है और उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए डिपॉजिटरी। ठीक, हाँ। बेनिफिशियल रजिस्टर्ड ओनर जहां कहीं लिखा तो समझ लो वो डिपॉजिटरी की बस बात करें, दैट्स इट। और दो ही है, या तो एनएसडीएल होगा या तो सीडीएस है। ठीक है, चलो। अब ये डिपॉजिटरी और इसके फंक्शन, डिपॉजिटरी का रोल और उसके फंक्शन, अभी हमने जो सब पढ़ा है वही सारी चीजें रिपीट है। डिपॉजिटरी क्या करके देता है? डीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन मतलब देखो, इन्वेस्टर भगवान है। इन्वेस्टर क्या है? भगवान। जैसे कस्टमर भगवान है ना, तो वो इन्वेस्टर उसके लिए कस्टमर हुआ ना, कंपनी के लिए। आईटेक्स के लिए इन्वेस्टर भगवान। लॉ ने बोला भैया तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे तभी तुम स्टॉक मार्केट में आओगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में कर लिया। ठीक है, डीमैट में कर लिया। इन्वेस्टर मुंह उठाकर आ जाता है कि यार यार फिजिकल शेयर्स दे दो यार कंपनी, तो कंपनी को देना पड़ेगा। दैट वाज डीमटेरियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? लॉ बोलता है इलेक्ट्रॉनिक दो, सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, लेकिन जब चाहे आप फिजिकल निकाल सकते हो ना। बैंक में आपने फिजिकल पैसे जमा कर दिए, एटीएम से जब चाहे निकाल सकते हो ना। ऐसे ही कंपनी को रिक्वेस्ट भेजो, कंपनी को जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे कंपनी रिप्लाई करेगी और आपको फिजिकल शेयर आपके हाथ में आ जाएगा। फिर तुम्हारा मन क्या कि यार ये तो बहुत रिस्की है, इसको कितना संभाल के रखना पड़ता है, कभी तो चूहा भी कुतर देता है इसको, है ना, तो बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो भैया वापस जाएंगे डीमैट में कन्वर्ट करवाने, तो कंपनी को फिर से बोलोगे, तो जो इन्वेस्टर बोलेगा कंपनी को कर कर देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत फीस तो लगेगी। फिजिकल फॉर्म में थे, उसके पास फिजिकल सर्टिफिकेट है ना, बस लेकर बस पहुंच जाना है। सबसे पहले तो कंपनी के पास पहुंचे, कंपनी सारे काम करती है क्योंकि वो बंदा बहुत आउटडेटेड है, फिजिकल शेयर है ना,
तो सीधा कंपनी के पास पहुंचे, ठीक है, कंपनी पूरी हेल्प कर देगी। नहीं तो किसी भी ब्रोकर को पकड़ो, किसी भी डीपी को पकड़ो, वो तुम्हारी सारे काम करवा देते। लेकिन कंपनी के पास आओ, ज्यादा अच्छा है। बीच के बिचौलियों पे भरोसा मत करो, कुछ का कुछ हो जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने पास ही रख लिया, बहुत सारे नाटक होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट है, कंपनी के पास पहुंच जाओ, कंपनी आपको पूरा पैसा दे देगी। ठीक है, कंपनी प्रोसेस बताएगी, अभी तुम ही पढ़ोगे। सीएस का ही काम है कि भैया पैसे कहीं संभाल के रखना है। समझो, जो भी इन्वेस्टर्स है इतने सालों से उनको बुला रहे, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मुझे आपको देना है, कुछ है गुमशुदा इन्वेस्टर्स, आई नहीं आई नहीं आई नहीं, तो भैया कंपनी अपने पास संभाल के रखेगी रखेगी रखेगी, 7 साल संभाल के रखेगी, उसके बाद सरकार को पास दे देगी। ठीक है, तो तुम पहले कंपनी के पास जाओगे, तुम लोग गुमशुदा लोगों 20 साल बाद आते हो, तुम तो कंपनी के पास आओगे ना, डिविडेंड दो, ये वैल्यू है, मुझे बेचना है, तुम कंपनी के पास आओगे। कंपनी से क्या करेगी बच्चा, कंपनी क्या भेजेगी, तुम्हें बोल देगी सरकार की इस लिंक पे जाओ, इस ऑफिसर के पास जाओ, ये आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, तो मिल जाएगा आपको आपका पैसा, भले बहुत लेट मिलेगा। ठीक है, चलो वापस। तो डिपॉजिटरी क्या क्या काम करेगी, डीमैट रीमैट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब म्यूचुअल फंड की अगर यूनिट्स है तो उसमें भी सेम केस है, नॉर्मल कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट, तो म्यूचुअल फंड के क्या है, यूनिट्स। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट करवाती है। प्लेजिंग हाइपोथिकेशन मतलब नॉर्मल भाषा में गिरवी, मुझे चाहिए पैसे, तो भैया शेयर्स मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, मैं जैसे ये घर गिरवी रख सकती हूँ, जमीन गिरवी रख सकती हूँ, तो ऐसे मैं अपने शेयर्स भी गिरवी रख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स गिरवी रख सकती हूँ, ये फैसिलिटीज भी मिलती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, बैंक में पैसा आता है तो क्रेडिट होता है ना, तो ऐसी सिक्योरिटीज भी क्या होती है, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट हो जाती है आपके डीमैट अकाउंट में, ये सब तुम्हारी डीपी करके देगा। नेक्स्ट, नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, जैसे बोनस हो गया, बोनस शेयर्स देना है कंपनी को, तो आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया मतलब अब कुछ भी डेबिट नहीं होगा, रोक दिया, आपके से कुछ भी सिक्योरिटीज नहीं जाने वाली, समझ में आ रहा है। नॉमिनेटिंग फैसिलिटी, आपके जाने के बाद ये अकाउंट किसको देंगे, डीमैट अकाउंट मेरा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मेरे जाने के बाद किसको मिलेगा, तो नॉमिनेशन भी, ये फैसिलिटी भी है। सर्विस रिलेटेड टू चेंज एड्रेस, एड्रेस अलग, ये सब नॉर्मल बातें बोलने लगे बच्चा, ये बोल रहा है भैया डिपॉजिटरी ये काम करके देगा आपको। इफेक्टिंग ट्रांसमिशन, इफेक्टिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसफर होने की बात हो रहा है। ठीक है, अब समझो, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है, और दूसरा है ट्रांसमिशन, डिफरेंस समझो। ट्रांसफर, मैं जिंदा हूं, मैंने जिंदा रहते तुम्हें बेचा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं खत्म हो गई, मेरे मरने के बाद मेरे लीगल हायर को मिलेगा, तो जब भी लीगल हायर को मिलेगा तो टेक्निकली उस टर्म को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लिखा है, दैट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, मरने के बाद किसको मिलेगा, जिसे नॉमिनेट कर रखा है बच्चा, समझ में आया। ठीक है, ट्रांसफर मतलब जिंदा रहते बेचना, ट्रांसमिशन बेचा नहीं है, बाय द लॉ आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए ट्रांसफर वर्ड ना यूज करके हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। डन, चलिए। एनी अदर फैसिलिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, इन्होंने बोला भैया बैंक और जो डिपॉजिटरी है ना, एनालॉगी, एनालॉगी मतलब क्या, सिमिलर है, बैंक डिपॉजिटरी दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, बैंक डील करता है पैसों में और ये डिपॉजिटरी डील करता है सिक्योरिटीज में, दैट्स इट। बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है फंड, पैसा, ये बोलता है मैं होल्ड करके रखता हूँ क्या, सिक्योरिटीज, दोनों का काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बैंक बोलते हैं मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करता हूँ, डिपॉजिटरी क्या बोल रहा है, मैं एक डिमैट अकाउंट से दूसरे डिमैट अकाउंट में क्या करता हूँ, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता हूँ। समझ में आ रहा है, दोनों सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, एक पैसे में डील करो और एक सिक्योरिटीज में। नेक्स्ट, ये बोल रहे हैं ट्रांसफर विदाउट हैंडलिंग ऑफ मनी, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आज मुझे अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में अगर पैसे भेजना है तो मुझे फिजिकल पैसे देने पड़ेंगे क्या, नहीं, बैंक कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉनिकली ये करता हूँ, विदाउट हैंडलिंग मनी, मैं खुद से हाथ से डील नहीं करता हूँ, ये भी यही कह रहा है भैया, विदाउट हैंडलिंग सिक्योरिटीज, एक डिमैट अकाउंट से दूसरे डिमैट, फिजिकल शेयर्स थोड़ी ना देते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट, अपने पास सेफली क्या रखता है, पैसा, और ये अपने पास सेफली क्या रखता है, सिक्योर, दोनों की सिमिलैरिटीज हमने पढ़ी। ठीक है, बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, एक पैसे में डील करता है, एक सिक्योरिटीज में, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें सेम है ना। डन, छोटा सा कंसेप्ट दिया है, क्या है, डिपॉजिटरी मतलब जिसके पास मैंने फिजिकल शेयर डिपॉजिट कर दिए, यही है, पक्का। कस्टोडियन, जिसकी कस्टडी में संभाल कर रखा गया है, वापस वापस वापस, डिपॉजिटरी कस्टोडियन दोनों एक ही है,
डिपॉजिटरी कस्टोडियन दोनों एक ही है। मैं एक डिपॉजिटरी हूँ एनएसडीएल, काम बहुत ज्यादा है तो मैंने अपने अंडर में ना कस्टोडियन रख लिया। कस्टोडियन छोटा, डिपॉजिटरी बड़ा। या तो डिपॉजिटरी ने कहा भैया मैं ही अपने पास रखूंगा, तो डिपॉजिटरी क्या बन गया, कस्टोडियन वाला रोल प्ले कर रहा है। काम बहुत ज्यादा है, मैंने इसे आउटसोर्स कर दिया। ऐसे ही जैसे ये मेरी क्लास है, ठीक है, बच्चे बहुत कम है, गाड़ियां मैनेज हो जाएंगी। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, गाड़ियां मैनेज नहीं होंगी, सिक्योरिटी वाले अंकल को अलग से रखा है, भैया आप गाड़ी मैनेज करो। डिफरेंस समझ रहे हो? मैं बहुत सारे काम करूँ तो एक सिक्योरिटी का भी काम कर लिया कि भैया हम गाड़ी अरेंज करवा देंगे, मत टेंशन लो, हमारा एक लड़का जाके नीचे कर लेगा। लेकिन काम इतना ज्यादा हो गया कि भैया हम ये सब नहीं संभाल सकते, ये डेली छुट्टी मारने वाले लड़के हमारे, तो इससे अच्छा हमने एक सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिया, तुम देखो, तुम गाड़ियां देखो, चोरी होगी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही है? सेम डिपॉजिटरी बोल रहा है मैं ही अपने पास फिजिकल शेयर सेफली रखूंगा, तो डिपॉजिटरी ही क्या बन गया, कस्टोडियन। या तो डिपॉजिटरी बोल रहा है नहीं भाई ये बहुत रिस्की वाला काम है, अलग से कस्टोडियन को ये काम आउटसोर्स करो। तो डिपॉजिटरी और कस्टोडियन दोनों एक हो भी सकते हैं और अलग अलग। डिपॉजिटरी कस्टोडियन बन सकता है, ठीक है, कस्टोडियन छोटा होता है, डिपॉजिटरी थोड़ा बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? इनको एक बार छोड़ो, पहले तो मैं शॉर्ट में डिफरेंसेस पढ़ा रही हूँ, रीड करा रही हूँ मैं, रुको एक मिनट। डिपॉजिटरी, ठीक है, होल्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डिपॉजिटरी क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली क्या करता है, सिक्योरिटी संभाल के रखता है। अलाउ फॉर दी क्लियरिंग सेटलमेंट ऑफ दी सिक्योरिटी, बहुत सारे काम करता है, क्लियरिंग ये सारे काम करवा रहे हैं, एज वेल एज दी फैसिलिटेट ऑफ द ट्रांसफर भी यही करवा रहे हैं। कस्टोडियन इज अ बैंक, कस्टोडियन एक बैंक जो कस्टडी में अपने पास रखता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ओनली होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द सेफ कीपिंग। कस्टोडियन एक तरीके का सिस्टम है जिसमें बस हम सिक्योरिटीज को अपनी कस्टडी में सेफली रखते हैं। डिपॉजिटरी कह रहा है मैं रख भी सकता हूं और मैं ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ने बोला कि ये शेयर्स बेचो, तो डिपॉजिटरी के डीमैट अकाउंट से बेचना भी है। कस्टोडियन बेच सकता है क्या? नहीं, कस्टोडियन के पास तो रखा है। फॉर एग्जाम्पल बैंक में एक लॉकर फैसिलिटी जिसमें आपने गोल्ड रखा है। बैंक की लॉकर फैसिलिटी में आपने क्या रखा है, गोल्ड। मैं कहूंगी मुझे गोल्ड देना है किसी के अकाउंट में, क्या वो निकाल के दे देंगे क्या? नहीं। लॉकर फैसिलिटी कस्टोडियन हो गई, जो बैंक के अंदर में ही है, जो बैंक के अंदर में ही है, हम खुद निकालेंगे और जिसको देना दे देंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन बैंक के पास मेरा पैसा रखा है, लेकिन क्या वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो डिपॉजिटरी वो बैंक और उसकी लॉकर फैसिलिटी एक तरीके से क्या हो गया, कस्टोडियन। सच ए स्टॉक, बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स, ये अपने पास क्या क्या संभाल के रख सकता है, स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड्स संभाल के रखेगा फिजिकल फॉर्म में, गोल्ड भी। ये बोल रहा है भैया शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स मैं भी रखूंगा। इट इज अ लीगल ओनर। अब मुझे बताओ डिपॉजिटरी का नाम एज अ रजिस्टर्ड ओनर था, एज अ लीगल ओनर कहां पे दिख रहा था आपको, कंपनी के रजिस्टर में। कस्टोडियन का नाम आता है? कभी नहीं आता। मैंने डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट किया कि भैया ये लो फिजिकल सर्टिफिकेट रखो, डिपॉजिटरी ने या तो अपने पास रखा या तो किसी को दे दिया, कस्टोडियन को दे दिया। ये डिपॉजिटरी का मैटर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये लीगल ओनर होता है, कस्टोडियन ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये लीगल ओनर होता है, यही कस्टोडियन भी हो सकता है, लेकिन इसने काम आउटसोर्स कर दिया। द सिक्योरिटी होल्ड नॉट लीगली ओन्ड, ये बस अपने पास संभाल के रखें, ये मालिक नहीं होते कभी भी। कंपनी कस्टोडियन से आके नहीं कोई एग्रीमेंट करिए, ये डिपॉजिटरी के अंदर का मैटर है, डिपॉजिटरी संभाले। समझ में आए? पेरेंट्स आकर हमसे आईटेक से एग्रीमेंट करते कि भैया हम आपके पास अपना बच्चा भेज रहे, अब क्या वो सिक्योरिटी गार्ड से अलग से एग्रीमेंट करेंगे क्या? ये किसका काम है? आईटेक्स कंपनी का काम है। तो डिपॉजिटरी का अपना खुद का काम है, कस्टोडियन को किसकी कस्टडी में दे रहा है। समझ में आ रहा है? खुद भी रख सकता है या किसी और को भी। एवरी डिपॉजिटरी सर्व एज अ कस्टोडियन, अपने आप की वो सर्विस देता है एज अ कस्टोडियन। नॉट एवरी कस्टोडियन इज अ डिपॉजिटरी। हर डिपॉजिटरी कस्टोडियन का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन क्या कस्टोडियन डिपॉजिटरी बन सकता है? नहीं, वो तो छोटा है, बड़ा छोटा कर लेगा, लेकिन छोटा बड़ा का रोल प्ले नहीं कर पाएगा। कस्टोडियन इज वन ऑफ द क्या है का फंक्शन, वो उनका काम है, वो करे। कस्टोडियन इज अ सोल फंक्शन, सिंगल काम भी हो सकता है, जैसे सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी एक सिंगल कह रहे बस हम सिक्योरिटी, तो उनकी डीलिंग कभी भी पेरेंट्स से नहीं होगी, उनकी डीलिंग क्या होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट से होगी। क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो? पक्का? एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है, डिपॉजिटरी, और ये क्या है, सारे बैंक्स कस्टोडियन होते हैं। समझ में आ रहा है? एनएसडीएल, एनएसडीएल उसने बोला मैं डिपॉजिटरी हूँ, तो एसबीआई बैंक के पास जाके उसने उसकी कस्टडी में सेफली रख दिया, दैट्स इट। संभाल के रखने का काम दे दिया एसबीआई बैंक को, एचडीएफसी बैंक को। बात समझ में आ गई? वो उन्हीं का काम है, वो देखेंगे।
तो क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब आपकी बुक ने कुछ ज्यादा समझाया है नहीं, उनको ऐसा लगता है तुम बहुत समझदार किस्म के बच्चे हो, है ना। बोथ डिपॉजिटरी कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग सिक्योरिटी, इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला था जब तक मैं वो नहीं समझाती। बट दे आर अ डिफरेंस। डिपॉजिटरी लीगल ट्रांसफर होता है, बेनिफिशियल ओनर का लीगली ट्रांसफर करता है। अगर कोई इन्वेस्टर आकर बोलेगा भैया मेरे शेयर ट्रांसफर करो, तो कस्टोडियन करेगा कि डिपॉजिटरी करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। वाइल द कस्टोडियन कैन नॉट। लीगली ट्रांसफर कौन करता है? डिपॉजिटरी, कस्टोडियन नहीं। द मेन ऑब्जेक्टिव डिपॉजिटरी मिनिमाइज द पेपर वर्क। कुछ बताया ही नहीं उन्होंने डिफरेंस। डिपॉजिटरी का ही काम है कस्टडी में रखने का, दैट्स इट। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, अब ये बहुत जनरल बात है। डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स, हेडिंग हेडिंग देख के ही समझ में आ जाएगा। फायदे, डिपॉजिटरी सिस्टम आने के फायदे। फायदा नंबर 1 क्या लिखा है? बैड डिलीवरीज खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई। फिर क्या लिखा है? एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ जितने रिश्ते सब खत्म हो गए। ये जनरल बातें हैं। इमीडिएट ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। फिजिकल बेचना है तो भैया कितना टाइम लगता? ये तो तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसबर्समेंट मतलब पेमेंट। जब सिक्योरिटी भी तुरंत जा रही है तो पेमेंट भी तुरंत जाएगी। नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक इन्होंने, अच्छा डिसबर्समेंट मतलब इन्होंने बोल दिया कि कंपनी को तुरंत अगर राइट इश्यू देना है, बोनस देना है, तुरंत अकाउंट में आ जाएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा नहीं। नेक्स्ट, क्या रिडक्शन हो रहा है? ब्रोकर ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है, हमने पढ़ा था ब्रोकर ज्यादा पैसे लेगा तो पेनल्टी लगेगी, याद करो, है ना। ब्रोकर ज्यादा पैसा इसलिए नहीं लेगा क्योंकि भाई उसका काम कम हो गया ना, उसे बैक ऑफिस का तो खर्चा उठाना नहीं पड़ रहा है, पेपर वर्क तो संभालना ही नहीं पड़ रहा है। नहीं तो पहले ब्रोकर को हम फिजिकल सर्टिफिकेट देते, एप्लीकेशन देते, फिर वो बेचता, इतना पेपर वर्क ना उसे मेंटेन करना पड़ रहा है, ना उसको इतनी सारी टेंशन, तो भैया काहे का ज्यादा पैसा लेगा? तो इंश्योर ज्यादा पैसा नहीं लेगा क्योंकि उसका काम भी कट शॉर्ट कर दिया। रिडक्शन इन दी हैंडलिंग एंड हाई वॉल्यूम ऑफ द पेपर, ब्रोकर की ही बात कर रहा है कि भैया तुम्हें टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि कुछ ज्यादा हैंडल करना ही नहीं है, पेपर वर्क सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेंज ऑफ द एड्रेस, पहले ये सारी दिक्कत होती थी, एड्रेस बदलना है फिजिकल में, अब घर पुराना, मैं कंपनी का, जैसे तुमने बोला ना एमआरएफ के शेयर पुराने हैं 20 साल, ठीक है, तो उसने एड्रेस नहीं बदला, गरीमत है, या फिर एड्रेस बदलता गया, सोचो एड्रेस बदलता गया तो भैया हालत खराब। तुम कंपनी के सीईओ हो ना, तुम्हें सारे इन्वेस्टर के घर में पहुंचाना है नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक भी पहुंचाना है और फिजिकल भी। अब ईमेल दिया इन्हें नालायकों ने, घर का एड्रेस बदल दिया, गलत घर में जा रहे हैं, अब तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर आप ई फॉर्म में हो तो मेल तो तुम्हारा फिक्स है ना, अब तुम घर में पूरी दुनिया भर में घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको क्या मिल गया बच्चा? निजात मिल चुका है, फ्री हो चुके हो। नेक्स्ट फाइनली क्या लिखा है? एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेलिंग सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। होता क्या था, जब माइनर के शेयर्स बिकवाने होते थे ना तो कोर्ट से ना अप्रूवल लेनी पड़ती थी, सोचो कितना बड़ा पंगा। माइनर के शेयर बिकवाने पहले कोर्ट से जाओ, क्योंकि कोर्ट को डाउट है ना भैया कोई सामने वाला मेजर माइनर का फायदा तो नहीं उठा रहा, इन्फ्लुएंस करके बेच दो। तो ये सारी बहुत झंझट होते थे, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया है तो ये सारी कोर्ट वोट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहा है, सारी चीजें बच रही है। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो ये सारे जनरल पॉइंट्स से बेनिफिट्स थे, क्लियर है। अब इन्होंने बताया, चलो डीपी समझते हैं। डीपी कौन होता है? ये बीच के ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सब एजेंट थे, किसके एजेंट थे? डिपॉजिटरी के। एनएसडीएल सीडीएसएल के ये कौन थे? एजेंट थे, ठीक है। ये एनएसडीएल की वेबसाइट से मैंने पूरी लिस्ट निकाली है, ठीक है। आओ, एनएसडीएल डिपॉजिटरी है ना, ऐसे सीडीएसएल भी। मैं एजेंट हूँ एनएसडीएल में रजिस्टर, तो एनएसडीएल में दिखूंगी, मैं एजेंट हूँ सीडीएसएल में रजिस्टर, वहां भी दिखूंगी, मैं दोनों जगह भी रजिस्टर हो सकती हूँ, मेरी मर्जी, मैं एजेंट हूँ, ठीक है, जरूर ऐप मैं एजेंट हूँ। ये पूरी लिस्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, तो आप इन सब में से किसी को भी अप्रोच करें। कितने इन्वेस्टर अकाउंट है टोटल डिपॉजिटरीज के पास? इन्वेस्टर अकाउंट मतलब वो डीमैट अकाउंट कितने हैं? ये एनएसडीएल में, सोचो सीडीएसएल में और कितने होंगे, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस सेंटर, कितने सेंटर से टोटल? 61,000 समथिंग। डीमैट कस्टडी वैल्यू मतलब डीमैट में कितने तक के एसेट, कितने तक के शेयर की वैल्यूज हैं, ये है, पढ़ लो भाई तुम लोग को जो पढ़ना है। तो मैं बस आपको ये सजेशन दे रही हूँ, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है तो थोड़ा सा आपका होमवर्क है, लिखो होमवर्क, बता रही, लिखो पहले होमवर्क।
एनएसडीएल की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट, क्योंकि डिपॉजिटरी चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरा एक्सप्लोर करोगे। फिर मैं इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। एक्सप्लोर करना मतलब क्या? खोलकर देखो ना, चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखो। खोल के देखेंगे, ठीक है? कुछ नहीं, एनएसडीएल लिखो, सीडीएसएल लिखो, तुरंत आ जाएगा। अब डीपी सर्विस सेंटर्स मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने अपने सर्विस सेंटर्स डाल रखे कि जिस किसी भी इन्वेस्टर को दिक्कत हो तो इन सर्विस सेंटर में फिजिकल आकर बात कर सकते, अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, क्योंकि हर किसी को इतना नहीं है नॉलेज। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये पूरा ये पूरा तुम एक्सप्लोर करोगे, जैसे एमसे की वेबसाइट एक्सप्लोर कर रखी है ना, देख रखा है ना, ऐसे सीडीएसएल का भी करोगे और एनएसडीएल का। ये पूरा जो चैप्टर डिपॉजिटरी इन्हीं दोनों पे बेस्ड है। देखो ना एक बार, समझो ना, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो, ठीक है? फिर आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर समझ आए। देखो काफी कुछ नॉलेज है एज अ इन्वेस्टर, लेकिन कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लैक है, ठीक है? एज अ कंपनी समझो वो कैसे कैसे डील करती है, ये भी देखेंगे। क्लियर है बच्चा? पक्का? चलो आ जाइए। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात हो रही है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर होते हैं, एक्ट एज अ एजेंट इन्वेस्टर एट द स्टॉक एक्सचेंज। भाई इन्वेस्टर उन्हें ऑर्डर दे रहा है, इस कंपनी की खरीद लो, ये खरीदवा लो, तुम जरूर ऐप में ना बस बोल देते हो, क्लिक करते जाते हो ना, वो आपको वहां तक पहुंचाता जाता है। तो वो एजेंट है आपका, जो स्टॉक मार्केट तक आपको लेके जा रहा है, आपके क्लिक में पूरे शेयर्स आ जा रहे हैं, ठीक है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है इन्वेस्टर का इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर। आप ही का तो पूरा अकाउंट होल्ड करके बैठता है, वो देखता है। ये डीपी के काम है, ये डीपी के काम। पहला पहला आप समझाओगे क्या लिखा है? मतलब ट्रांसमिशन, डेथ के बाद, ठीक है? वो सारे काम आपको करवा के देगा। आप बस जरूरत है, आपको बता दिया आपने, अब वो आके आपसे कुछ डॉक्यूमेंट कुछ फॉर्मेलिटीज पूछेगा, डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल ये सब लगेगा, ठीक है? ये आपसे पूछेगा और आपकी रिक्वेस्ट कंपनी तक पहुंचेगा, ठीक है? उसकी एक प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक? चलो, नॉमिनेशन ट्रांसमिशन, एक्ट एज द डिपॉजिटरी का कस्टमर इंटरफेस, इन्वेस्टर से डायरेक्ट, यही तो बात कर रहे हैं, जरूरत ही तो देख रहा है। फंक्शन लाइक का सिक्योरिटी बैंक, क्यों सिक्योरिटी बैंक? क्योंकि भैया क्या कर रही है, इन्हीं के पास तो आपका अकाउंट है, सिक्योरिटीज इसी में तो रखी है। अकाउंट ओपन करके यही देता है, अप्रोच करो अकाउंट ओपन करके दे देगा, फैसिलिटी देता है। डिपॉजिटरी ये काम करता है डीमैट रीमैट, लेकिन किसकी हेल्प से? मतलब जो भी काम डिपॉजिटरी कर रहा है, जो भी काम डिपॉजिटरी कर रहा है, मतलब ये काम करवाने वाला कौन है? डीपी। डीपी कर रहा है ना, डिपॉजिटरी जो भी काम कर रहा है दैट मींस डीपी करके दे रहा है ये काम। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑन अ पे आउट, तुरंत। अनेबल दी ऑफ मार्केट ट्रांसफर, ये आपके लिए ऑफ मार्केट ट्रांसफर भी करवा देगा अरेंज, ऑनलाइन मार्केट भी, ऑफ मार्केट मतलब आपको फिजिकल में डील करनी है तो ये भी आपको ये करवा कर देगा। रीमैट में, रीमैट करवाना है ना, इसी को अप्रोच करो कि भैया हमें कंपनी से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिलवा दे। आप डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते, इनके पास जाते हो, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट कर कर आप तक पहुंचाएंगे, उसकी एक प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस आएगी आपकी, ठीक है? सेटल करता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को। आपका दो अकाउंट होते हैं, एक होता है डीमैट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट होता है, दोनों मैनेज होते हैं, लिंक होते हैं। अकाउंट से पैसे गए, सिक्योरिटीज आ गई, या फिर पैसे आ गए, सिक्योरिटीज गई, जो भी है सेटलमेंट। प्लेज एंड ऑल, इसी को बोलो कि हमें गिरवी रखने हैं, ये आपको ये सारी फैसिलिटी कर कर देगा। ये फैसिलिटी देने वाला डिपॉजिटरी है, लेकिन ये डिपॉजिटरी काम विद द हेल्प ऑफ डीपी करता है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? डिपॉजिटरी एक तरीके से बैंक है, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, और डीपी एक तरीके से ब्रांच है। आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, तो ब्रांच कौन सी? ये बाजू में पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पे एक एसबीआई ब्रांच है। आपको अगर बात करनी है, कोई भी क्वेरी करनी है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जा रहे हो ना, बैंक से जाकर पूछ रहे हो भाई मेरा जो अकाउंट है, ये अकाउंट इस एसबीआई बैंक के पास है क्या? एक्चुअली में एसबीआई बैंक एक बड़ा लेवल है, इन्होंने तो अपनी काम को आसान करने के लिए ब्रांचेस ओपन कर रखी है। एसबीआई कंपनी तो एक ही है, एसबीआई कंपनी है ना एक, ये एक कंपनी है। इस एक कंपनी ने क्या कर रखा, अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल रखे, तो वो एसबीआई कंपनी लाइक का डिपॉजिटरी और वो ब्रांचेस लाइक का डीपी। बिना ब्रांच के एसबीआई का काम हो सकता है क्या? नहीं। हमें कुछ भी पूछना है तो हम ब्रांच जाते हैं, कुछ भी फॉर्म भरना है तो हम ब्रांच जाते हैं, ऐसे ही डीपी के पास हम जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का? हु कैन बी अ डीपी? डीपी कौन बन सकता है? ये जरूर है, ये सब तो आपने सुना ही है।
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकता है? देखो डी, कोई भी कंपनी, आ जाओ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस में डील करने वाले बैंक्स हो गए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यही है ये सारे लोग। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमें ये समझ में आ गया ये एक इंस्टीट्यूट है जो किस में डील करता है? फाइनेंस में। पब्लिक मतलब सरकारी, ठीक है, सरकारी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। दूसरा कमर्शियल बैंक में तो सब आगे ना, एसबीआई ये सब, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स हो गए, शेड्यूल कमर्शियल। फॉरेन बैंक्स भी डीपी का काम कर सकते हैं, वो फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। शर्त हमारी बस ये है, उसने किससे अप्रूवल ले रखी है? आरबीआई से। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन एक कंपनी फाइनेंस में डील करने वाली है, लेकिन स्टेट मतलब कि राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट सरकारी है भी, लेकिन किसके अंडर में? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। क्या मैं ये बोल सकती हूँ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सरकारी बैंक हो गए ये, लेकिन नेशनल वाले। और ये क्या स्टेट लेवल के फाइनेंशियल, मतलब कि एमपी का समझ लो, महाराष्ट्र का समझ लो, इन्होंने खुद के अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बना के रखे हैं। पीएनबी कमर्शियल बैंक, यस ये भी है। समझ में आ रहा है? मैं कह रही हूँ कि इंडिया दो सरकारें चलती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना के रखे और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना के रखे। क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? पक्का? नेक्स्ट, ये कौन है कस्टोडियन? अभी समझाया इतना बड़ा बड़ा, जिनकी कस्टडी में, मैंने एग्जांपल बताया किनकी कस्टडी में हो सकते हैं? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरबीआई, ऑल दीज आर बैंक ना, मतलब सारे प्राइवेट बैंक्स भी आगे ना। एचडीएफसी क्या है? प्राइवेट बैंक है। तो जो कस्टोडियन है वो क्या कर सकता है? ये लोग डीपी का काम कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर भी क्या कर रहा है? डीपी बना घूम रहा है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मेजर काम क्या है? सेटलमेंट कराना। इसने सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर करवाया और क्या बोला? मैं डीपी का भी काम करूंगी ना। भैया काम है, पैसे मिल रहे हैं इसके, इन्वेस्टर से क्लाइंट आ रहे हैं, तो क्या है, मतलब सब लोग क्या बन सकते हैं? डीपी। लेकिन कंडीशन क्या है? सेबी के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवाने का। क्लियरिंग हाउस, एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस, ये सब फाइनेंस दे रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हम भी बनेंगे डीपी। ये लोग सब डीपी बन सकते हैं। इन शॉर्ट डीपी कुछ नहीं, बस एक एजेंट है। सेबी के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। सेबी बोल रही, हाँ सेबी है, इतना कंफ्यूजन है। सेबी और एसबीआई में मैं बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाती हूँ, है ना, आरबीआई भी। ठीक है, सेबी के पास बस अपना रजिस्ट्रेशन करो कि हम ये सारे काम करेंगे। बच्चा सच बताऊं तो सब लोग ना बैंक है, सारे बैंक्स इस मार्केट में आते हैं। नेस्ट फॉरेन के लिए है ना। चलो, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये समझा रही हूँ, आओ। सब बन सकते हैं, यस आप भी बन सकते हो, लेकिन बस कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन, नेटवर्थ, ये सब फॉलो करो, सेबी के पास रजिस्टर करो, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बस टर्म्स एंड कंडीशन। कौन कह रहा है ऐप? ऐप तो ये फैसिलिटी है ना बच्चा, है तो वो डीपी। जरूरत है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक एजेंट है, बस उसने एक फैसिलिटी दे दी, इसलिए तुम लोग ऐप 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 जोड़ रहे हो। ठीक है, वो तो एक फैसिलिटी है। जरूरत क्या है? अपने आप एक कंपनी है जिसने क्या कर रखा है, ये फैसिलिटी दी, अपने आप को एज ए डिपॉजिटरी उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? अब शेयर ट्रांसफर एजेंट समझो। ठीक है, पलक आगे वाली बेंच में बैठ जा बेटा, जल्दी आ जा, आना जल्दी से जल्दी से। और जितने तेरे डाउट होंगे ना मुझसे डायरेक्ट पूछेगी, है ना। कभी इधर हाथ मारे, कभी ये हाथ मारे, पूरा टाइम इतना कन्वर्सेशन होता है। चल जल्दी आगे। लाइक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, शॉर्टकट में क्या मैं इसे RTA बोल सकती हूँ? आगे चल के जितना भी RTA आएगा तो बच्चा यही समझना, रजिस्ट्रार एंड, एक्चुअल में इसमें ना दो लोग छुपे हुए। रजिस्ट्रार का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार टू एन इशू। ट्रांसफर एजेंट का मतलब क्या है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। दोनों का काम समझो। रजिस्ट्रार टू एन इशू, आईटेक्स कंपनी को शेयर इशू करना है। मैंने अपने रजिस्ट्रार, जो मेरे मेंबर के रजिस्टर को मेंटेन करेगा, क्या करेगा? आईटेक्स कंपनी का एक रजिस्टर था जिसमें NSDL रजिस्टर ओनर का भी नाम लिखा था। इस रजिस्टर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रजिस्ट्रार इशू को। ये CS बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपने CSET में पढ़ा था। ठीक है, चलो
तो ये रजिस्टर टू एन इशू क्या है, हम इशू लेकर आ रहे, हम मेंटेन कर रहे। अब हम तो भाई सबका नाम, हम तो फिजिकल शेयर वालों का नाम रखेंगे, तो थोड़ी थोड़ी देर में जो डिपॉजिटरी कुछ एक पीरियोडिकली डेटा देता रहता था, तो ये डिपॉजिटरी इनसे डील करेगा। किससे करेगा, रजिस्ट्रार टू इशू। आईटेक्स कंपनी ने अपने अंदर में एक रजिस्ट्रार रखा है, मैंने रक्षिता दी को रजिस्ट्रार रख लिया। ये रजिस्ट्रार क्या करेगा, डिपॉजिटरी से डेटा ले लेके मेंटेन करता रहेगा। जब जब हम इशू लेके आएंगे तो रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, यही मेंटेन करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। शेयर ट्रांसफर एजेंट, ओमकार भैया को मैंने क्या बोल दिया, भैया आप क्या हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट। जब भी मेंबर अपने शेयर को बेचेगा तो दूसरे बंदे का नाम आएगा, ओनरशिप बदल गई ना, तो क्या है, शेयर ट्रांसफर एजेंट का नाम मेंटेन करना। ये काम मैंने अगर रक्षिता दी को ही दे दिया तो रक्षिता दी क्या कहलाएगी, आरटीए। ये काम मैंने रक्षिता दी को ही दे दिया तो कौन कहलाएगी, ये आरटीए, दीदी कहलाएगी। या तो मैंने कहा काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं, तो मैंने ये ओमकार भैया को दे दिया और ये रक्षिता दी को दे दिया, तो फिर ये दो अलग अलग हो गए। बात समझ में आ रही है। अगर दोनों रक्षिता दी को ही दे दिया मैंने, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। क्या ये दो काम समझ में आ रहे हैं, पक्का। रजिस्टर मेंटेन करना या फिर दूसरा रजिस्टर जिसमें क्या जो बेचा जा रहा है वो एक मेंटेन करके रखना। काम बहुत ज्यादा होंगे तो दो अलग अलग लोग को अपॉइंट कर लिया जाएगा, काम कम होगा तो एक ही से काम चलाया जाएगा, क्लियर है। लेकिन हाँ, एक कंपनी अगर लिस्टेड है, काम बहुत ज्यादा है, ठीक। बात समझ में आ रही है, कहाँ कंफ्यूज हुई, एक्सप्रेशन बता रहे बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है, बता। चलो डन। ईश्वर कौन होता है, बताओ जरा, जो कंपनी इशू कर रही है। तो बार बार इशू इशू लिखोगे तो समझ जाओगे कंपनी। जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करेगी, चाहे वो एक नॉर्मल कंपनी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो, सब इश्योर है, सब इश्योर है बच्चा। इश्योर को ये काम करने, बच्चा यही काम तो डिपॉजिटरी को भी करने थे। देखो, डीमटेरियलाइजेशन, कंफर्मेशन, समझो आप, यही काम डीपी को भी करने थे। अब होता क्या है, एक प्रोसेस है डीमटेरियलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पहले समझा रही। आपकी बुक ने बोरिंग प्रेजेंटेशन दे रखा है, बस मैं इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आ जाओ। तरीका क्या होता है, अब समझो। तुम हो इन्वेस्टर, तुम हो क्या बच्चा, इन्वेस्टर, दिख रहा है इन्वेस्टर, चलो। तुम्हें एक इन्वेस्टर, इस इन्वेस्टर के पास फिजिकल शेयर्स है, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल शेयर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिकल है, आपको फिजिकल शेयर चाहिए। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर भगवान है, इलेक्ट्रॉनिक मांगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक दो, फिजिकल मांगेगा तो फिजिकल दो, ठीक है। अभी डीमटेरियलाइजेशन समझा रही हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दो, फिजिकल है मेरे पास, डन। इन्वेस्टर, सबसे पहले इन्वेस्टर क्या करेगा बच्चा, सबमिट करेगा डीआरएफ, डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म। डीआरएफ का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, डीआरएफ का फुल फॉर्म आपकी बुक में बच्चा सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस अच्छा प्रेजेंटेशन, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा बेटर दिखा रही हूँ। इन्वेस्टर ओपन करेगा अकाउंट किसके पास, डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, ठीक है। क्योंकि मेरे पास फिजिकल शेयर है तो इसको मैं क्या दूंगी, फॉर्म दूंगी, डीआरएफ फॉर्म दूंगी, और साथ में क्या दूंगी, शेयर सर्टिफिकेट दूंगी डीपी को। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर फिजिकल शेयर है, ये दिया और प्लस फॉर्म भर कर दिया जिसमें पूरी डिटेलिंग लिखी होगी। किसको दिया, डीपी को दिया। डीपी ये किसको देगा, अपने मालिक को देगा। उसका मालिक कौन, डिपॉजिटरी, एनएसडीआई, सीडीएसएल, जिसका भी वो पास रजिस्टर्ड है। डीपी इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, इन्फॉर्म करेगा, अभी कुछ दिया नहीं है। तुम इन्वेस्टर हो, तुमने फॉर्म प्लस सर्टिफिकेट किसको दिया, अपने जरोधा को दिया, जरोधा को दिया ना। जरोधा ने क्या किया, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म किया कि मुझे ऐसी रिक्वेस्ट आई है, मेरा एक इन्वेस्टर है जो क्या चाहता है, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहता है। डिपॉजिट बोलता है अच्छा, ये बात मुझे पहुंचानी चाहिए किसको, कंपनी को, कंपनी को, ठीक है। चलिए, डिपॉजिटरी ने जैसी कंपनी को पहुंचाया, डिपॉजिटरी इन्फॉर्म दी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्म करेगी आपकी कंपनी का एक इन्वेस्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहता है, फिजिकल सर्टिफिकेट मेरे डीपी के पास रखा है, जरोधा के पास रखा है। बात समझ में आ गई। तुमने बीइंग अ इन्वेस्टर किसको दिया था, जरोधा को दिया, फॉर्म दिया प्लस सर्टिफिकेट दिया। कंपनी तक ये बात पहुंची, कंपनी तक ये बात पहुंची। जैसे डिपॉजिटरी ने बोला कि मैंने कंपनी तक ये बात पहुंचा दी, अब फिजिकल शेयर और फॉर्म दोनों मिलाकर जरोधा किसको देगा, डायरेक्ट रिलायंस कंपनी को देगा।
किसको देगा? रिलायंस कंपनी को। वापस पहले इन्वेस्टर ने क्या किया? फॉर्म प्लस सर्टिफिकेट किसको दिया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने अपने पास संभाल के रखा, बस ये बात पहुंचाई किसके पास? पहुंचाई डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी ने बात किसको पहुंचाई? कंपनी को। कंपनी तक ये बात पहुंच गई, कंपनी इंतजाम कर रही है अब कि ठीक है अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका फिजिकल शेयर किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। कंपनी उसे फाड़ के फेंकेगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक देना है ना, ये तो खत्म होगा अब सर्टिफिकेट, ताकि किसी और के हाथ में ना लग जाए। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अब किसके पास जाती है? कंपनी के पास, और कंपनी को फॉर्म और प्लस वो फिजिकल सर्टिफिकेट हैंड ओवर करती है। इन्वेस्टर ने दिया डीपी को, डीपी ने किसको दिया? सर्टिफिकेट। इन्फॉर्म किया, दिया नहीं। फिजिकल किसको देगी? वो कंपनी को। डीपी सेंड द फिजिकल डीआरएफ और शेयर सर्टिफिकेट टू द इश्यूअर कंपनी। अब इश्यूअर कंपनी के पास उसका सर्टिफिकेट पहुंच गया ना, अब वो एक बार से फाड़ के फेंक देगी और इसे क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करेगी। इलेक्ट्रॉनिक के लिए जब वो कन्वर्ट करेगी, कंपनी कैंसिल द सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिटरी को बोल देगी कि डिपॉजिटरी तुम अब इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके दे दो, मेरे पास फिजिकल सर्टिफिकेट आ चुकी है, मैंने इसे कैंसिल कर चुका है, अब मैं तुम्हें ऑथराइजेशन दे रही हूँ, तुम इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कौन कन्वर्ट करेगा? डिपॉजिटरी। प्रोसेस समझ में आ रही है? फिर डिपॉजिटरी बोल गया ठीक है ये मैंने कर दिया। अब ये बात डिपॉजिटरी किसको पहुंचाएगी? अपने एजेंट को, कि मैंने कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब डीपी क्रेडिट द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट, और डीपी क्या कहेगा? तुम्हारे अकाउंट में ये लो आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और फिजिकल तुम्हारे हाथ से चल गई। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई? बहुत फास्टली हो जाता है। बस मेन क्या होता है, आप सर्टिफिकेट जल्दी पहुंचा दो। पहुंचने में जितना टाइम लगता है 2-3-4 डेज लगता है, उससे ज्यादा नहीं। ये था डीमटेरियलाइज। हाँ, अब मैं कह रही हूँ रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन क्या होगा? तुम हो इन्वेस्टर, तुम्हें लगा अरे यार सर्टिफिकेट तो फिजिकल फॉर्म में, अब तुम्हें क्या करना है इससे बच्चा? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक मिल गया ना तुम्हें, अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक मिल गया था, सर्टिफिकेट तो कैंसिल कर दिया था। अब तुम्हें फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए। प्रिंट करके कौन देगा? कंपनी ना। अब आ जाओ, इन्वेस्टर सबमिट करेगा अपनी रिक्वेस्ट किसको? डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टी से। डीपी इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को कि भैया ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आई है, सामने वाला आप क्या चाहता है? फिजिकल शेयर्स चाहता है, ठीक है। डिपॉजिटरी इन्फॉर्म करेगा ये बात किसको? कंपनी को। कंपनी को जैसे ही पता चला, अब प्रिंट करके, रुक जाओ, कंपनी प्रिंट करने का काम करेगी और अप्रूवल दे देगी। डिपॉजिटरी को क्या बोलेगी? तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक थे ना उसे खत्म करो। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ? फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? अब प्रिंट करके डायरेक्ट किसके पास आएगा? प्रिंट फॉर्म में किसके एड्रेस में आएगा? इन्वेस्टर के पास। कंपनी सेंड अ शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू इन्वेस्टर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि किसके घर का एड्रेस देना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट के लिए? इन्वेस्टर के घर। तो प्रिंट करके कंपनी डायरेक्ट देगी इसके पास, और फिर डिपॉजिटरी ये बात इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि भैया इसके अकाउंट में अब इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो इसके हाथ में क्या गया है? फिजिकल आ चुका है। और डीपी डेबिट कर देगा डीमैट अकाउंट में से। क्रेडिट मतलब सिक्योरिटीज आ रहा था, डेबिट मतलब अब हट गया क्योंकि फिजिकल फॉर्म में। क्या डीमैट और रीमैट समझ में आया? अब मुझे ये बताओ, जब आपसे पूछा गया कि डिपॉजिटरी का काम क्या है, तो आपने बोला डीमैट करना, रीमैट करना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये क्या बोला था? डीमैट करना, रीमैट करना। अब मैं बोल रही हूँ कंपनी डीमैट करना, रीमैट करना। मतलब इस प्रोसेस में तीनों लोग तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा डीपी क्या काम करता है, तो डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन का काम करता है। आपसे पूछा जाएगा एनएसडीएल सीडीएसएल क्या करता है, वो भी ये करते हैं। और कंपनी क्या करती है? बच्चा, कंपनी भी यही कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो सबके काम का ये पार्ट है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। यही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम। तो मुझे तो नहीं लगा कुछ अलग अलग है क्या। थोड़ा फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन भी करना होता है, फ्लो चार्ट एडिशनल होता है, थ्योरी तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आज एक बार रीड करा रही हूँ। ईश्वर कंपनी क्या करती है? डीमटेरियलाइजेशन, यही तो कर रही थी ना। कंफर्मेशन ऑफ द बेनिफिशियरी होल्डिंग, कौन है बेनिफिशियरी होल्डर? वो कंफर्म करती है, थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में मंगाती रहती है डेटा। भैया रियल ओनर कौन है बता दो, नोटिस भेजना है, बोनस देना है, डिविडेंड देना है। कॉर्पोरेट एक्शन, वही राइट टू इशू, बोनस इशू के लिए, ठीक है। रिकंसिलेशन ऑफ द डिपॉजिटरी होल्डिंग, ये रिकंसिलेशन बोले तो एडजस्ट चेक करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं। तुम्हारा कौन इन्वेस्ट है, तुम्हारे इसमें मालिक कौन दिख रहा है, मेरे इसमें कौन मालिक दिख रहा है, तो दोनों रिकंसिल। जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स करते थे, उसमें क्या करते थे? बैंक की क्या एंट्री है, बिजनेसमैन की क्या एंट्री है, मैच करते हैं। ये भी बस मैच करते रहते बेचारे। नेक्स्ट, रीमटेरियलाइजेशन, समझ में आया? अब
जो डीमटेरियलाइजेशन पढ़ चुकी हूँ बस इन्होंने थ्योरेटिकली लिखा है। क्या है ये? एक प्रोसेस है जो कि क्या कहता है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को of an investor taken back by the company equivalent number of the security credited in his account electronically। समझ में आ रहा है? अब ये बस उन्होंने प्रोसेस को थ्योरेटिकल, ये पूरा समझ में आ गया। सेम रीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। नीचे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करो क्या बोलता है। कैन एन इन्वेस्टर ऑलरेडी हैव डीमैट अकाउंट ओपन अनदर अकाउंट विथ एनी अदर डिपॉजिट पार्टिसिपेंट? एसबीआई बैंक में एक ब्रांच में तुम्हारा एक अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में खुलाना चाहते हो, खुला सकते हो। ये भी ये कह रहा है एक डीपी के पास ऑलरेडी है, जरोधा में है, ग्रो में करना चाहते हो ग्रो में कर लो, किसी और में करना चाहते हो मोतीलाल ओसवाल में करना चाहते हो, जिसमें करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग ब्रांचेस में तुम्हारे इतने सारे बैंक अकाउंट होंगे ही, ऐसे ही खोल के बैठे हो बहुत सारे। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलो अब मैं भी रोकूंगी, आज की सभा समाप्त।